So I think we should start the session. So today's topic is having a security control in Tally Prime. We all know in Tally we maintain our business records, transactions, returns, financial documents and all, which is very important for a company. Not for the internal consumption, but external consumption. मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी के अंदर के जो लोग हैं उनको ही उसकी जरूरत होती है, बट कंपनी के बाहर भी इस डेटा के कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिनको ये डेटा चाहिए होता है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, कंपनी के बाहर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, कई बार बैंक्स को भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये डेटा बहुत ही क्रूशल है। तो इस डेटा जो भी क्रूशल डेटा है, फिर उस पर हमें उसकी कुछ सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आज हमारा जो पूरा स्कोप है सेशन का वो इसी के ऊपर है कि किस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी है किसी की तो वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या Q&A में ड्रॉप कर सकते हैं। जब हम सेशन को वाइंड अप करेंगे तो उससे पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे क्वेश्चंस को जो है एक बार आंसर करूं, और एट लास्ट आई विल अनम्यूट वन बाय वन, और आप अपने क्वेश्चन वहां पर भी पूछ सकते हैं। अगर आपने रेज हैंड किया होगा तो आपको अनम्यूट करके भी हम क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं किस तरह से हम सिक्योरिटी को इनेबल करेंगे। तो मैंने एक डेमो डेटा ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने अभी तक कोई सिक्योरिटी इनेबल नहीं करी हुई है। सो वाइल क्रिएशन ऑफ कंपनी, जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं अल्टर में जा रहा हूँ। 1 सेकेंड। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यूजर एक्सेस कंट्रोल का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी, ये जो कंपनी डेटा, ये एक ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन को आप क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। यस करने के बाद आपको बोलेगा कि आप इसका यूजर नेम तैयार करें। तो जो इस वक्त हम यूजर आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, एंड वी ऑल नो व्हाट एडमिनिस्ट्रेटर मींस। किसी भी नेटवर्क में अगर हम बात करें, किसी भी डेटा में अगर हम बात करें, किसी भी सिक्योरिटी लेवल पे बात करें, तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको पूरी राइट्स होंगी। चाहे वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको पूरा राइट होगा। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे एक एडमिन के नाम से एक लॉगिन बना दे रहा हूँ, और पासवर्ड भी मैंने उसका एडमिन दे दिया, और यहाँ पे मैंने उस पासवर्ड को कंफर्म कर दिया। ठीक है, नाउ इट इज गिविंग यू अ वार्निंग कि अगर आप ये डेटा भूल जाते हैं, डेफिनेटली बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, अगर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर। कई बार कस्टमर्स की एक क्वेरी होती है कि क्या हम इसको रिकवर कर सकते हैं, क्या? तो इसको रिकवर नहीं कर सकते, है ना। एक बार हमारा टैली का जो लाइसेंस है उसका अगर पासवर्ड हम भूल जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास रीसेट का ऑप्शन है। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आप आपने मान लीजिए MS ऑफिस का एप्लीकेशन आपने खरीदा, उसकी एक्टिवेशन की आपने खरीदी, लॉगिन किया, उसका एक अकाउंट तैयार किया, उस पर्टिकुलर MS ऑफिस के लाइसेंस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम रिकवरी कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है मेल करके और उसका एक्सेस वापस से ले सकते हैं। लेकिन आपने MS एक्सेल के अंदर फाइल बना के अगर कोई पासवर्ड लगा दिया उस फाइल पे, तो उसको रिकवर करने के लिए MS एक्सेल जो है वो जिम्मेदार नहीं रहता है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें, अगर उसके अंदर आपने कोई फाइल बनी है तो उस फाइल को रिकवर करने की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर कंपनी की नहीं होती है। दैट इज योर प्रॉपर्टी। आपका डेटा आपकी प्रॉपर्टी है और उसको आपको ही सिक्योर रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो पासवर्ड इंश्योर कीजिए कि आपको याद रहे। ठीक है, बाकी अगर आप एडिशनल सिक्योरिटी एक ऐड करना चाहते हैं कि आपका ये डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस्ड वर्जन पे ही ओपन हो, आप एजुकेशनल वर्जन पे अलाउ नहीं करना चाहते, तो आप इसको भी यस कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपका डेटा बिना लाइसेंस के मतलब एजुकेशनल वर्जन पे अगर ओपन करना चाहेगा तो वो उस एजुकेशन वर्जन पे उसको ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो अभी जो कंपनी खुली हुई है उस कंपनी का जो एक्सेस है वो एडमिन अकाउंट से है। ठीक है, यानी कि जो कंपनी खुली हुई है एडमिन अकाउंट से, आप देखेंगे इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन कहीं पर नहीं है। आप टैली का प्रोडक्ट जिस तरीके से यूज करते आ रहे हैं उसी तरीके से आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी कहीं पे भी आपको एक्सेस बार्ड नहीं है, आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं, किसी भी जगह पे नेविगेट कर सकते हैं, है ना। वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेट्स से अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
सो फर्स्ट व्हाट वी डिड, हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन तैयार कर लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द पासवर्ड पॉलिसी। सो टैली के अंदर एक पासवर्ड पॉलिसी भी होती है। पासवर्ड पॉलिसी मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि स्पेसिफिक पैटर्न हो पासवर्ड का, एक स्पेसिफिक लेंथ हो पासवर्ड की, 3 कैरेक्टर की, 4 कैरेक्टर की, आप चाहते हैं पासवर्ड जो है वो टाइमली चेंज होता रहे, इसके लिए आप उस पर एक ऑटो एक्सपायरी सेट करना चाहते हैं कि ये पासवर्ड इतने दिन पे एक्सपायर हो जाए। ठीक है, आप यूजर को एक्सेस देना चाहते हैं कि वो अपना खुद पासवर्ड चेंज कर सके। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास राइट्स हमेशा रहेगा। अगर किसी आपके डाउन द लाइन किसी डेटा एंट्री वाले ने कोई पासवर्ड चेंज कर दिया है तो एडमिनिस्ट्रेटर बिना उस पासवर्ड को जाने उस डेटा एंट्री ऑपरेटर का पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की अगर पॉलिसीज हमें सेट करनी है तो हाउ वी कैन डू दैट। तो फॉर दैट व्हाट विल डू, विल गो इन दिस कंपनी बटन और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड पॉलिसी का, आप इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉलिसी जो होती है वो नो होती है ना, ये पॉलिसी जो है वो एक्टिवेटेड नहीं होती है। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, वी विल इनेबल दिस। इनेबल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपको मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या रखनी है। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको सिर्फ 4 डिजिट का ही रखना चाहता हूँ, यानी कि ये मिनिमम पासवर्ड 4 डिजिट का होना चाहिए, उससे ऊपर अगर किसी को रखना है तो रख सकता है। ठीक है, अदरवाइज उसको मिनिमम 4 डिजिट तो रखने पड़ेंगे। अब 4 में भी आप ये सेट करना चाहते हैं कि वो टोटल नंबर होने चाहिए, नंबर अल्फाबेट हो सकता है या नंबर अल्फाबेट के साथ स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से आपने इस पे एंटर किया और आपने बताया कितना अल्फाबेट होना चाहिए, कितना न्यूमेरिक, मतलब टोटल इन तीनों को मिला के 4 आना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि सारा का सारा न्यूमेरिक हो, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो ये टैली इंश्योर करेगा कि जो भी पासवर्ड आप मेंटेन कर रहे हो उस पासवर्ड में मिनिमम 4 डिजिट हो और मिनिमम 4 कैरेक्टर हो, न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप डाल रहे हैं तो वो अलाउ करेगा आपको कि मिनिमम इतने कैरेक्टर 4 तो करने ही करने, लेकिन मान लीजिए 4 के ऊपर आपने 6 कैरेक्टर का पासवर्ड डाल दिया तो 2 आप अल्फाबेट भी डाल सकते हो, 2 स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, या 4 के 4 या 6 के 6 जो है आप नंबर्स भी डाल सकते हो। नाउ ऑटो एक्सपायरी, कि पासवर्ड आप चाहते हैं कितने दिन में एक्सपायर हो जाए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 90 डेज लेता है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं हर महीने आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ 30 दिन ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसको आप 0 सेट कर सकते हैं। तो 0 का मतलब जो पासवर्ड आप एक बार डिफाइन कर देंगे वो पासवर्ड जो है आपको वो चलता रहेगा जब तक आप उसको खुद नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से आई वांट टू चेंज इट आफ्टर 30 डेज। देन नोटिफाई यूजर्स बिफोर पासवर्ड एक्सपायरी, तो अगर आप चाहते हैं कि यूजर को नोटिफाई हो कि पासवर्ड उसका अब एक्सपायर होने वाला है तो आप ये नोटिफिकेशन चाहते हैं या नहीं चाहते। तो लेट्स से आपने इसको यस कर दिया। नोटिफिकेशन आपको कितने दिन में चाहिए, तो इसको आप 0 नहीं कर सकते, ये 0 से ऊपर ही होना चाहिए। मिनिमम 1 हो सकता है, मतलब एक दिन पहले आपको बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ दिन और पहले पता चल जाए तो आप यहाँ पे उतने दिन को मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट कीप इट 0, आप इसको 0 नहीं रख सकते। देन रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड्स, मतलब आप ही चाहते हैं कि जब पासवर्ड चेंज हो तो कोई भी बंदा पुराना पासवर्ड ना यूज कर सके। जैसा कि कई बार मैंने देखा है फेसबुक वगैरह में ऐसा होता है, मान लीजिए मैं कोई पासवर्ड भूल गया और मुझे पासवर्ड याद नहीं है कि मैंने क्या रखा हुआ था, तो जब हम पासवर्ड डालते हैं और गलती से अगर मैंने पुराना पासवर्ड डाल दिया तो वो कहता है कि नहीं, यू हैव टू यूज योर न्यू पासवर्ड। ठीक है, या फिर कई बार में पासवर्ड रिकवर करना होता है, जैसे कई बार अकाउंट वगैरह देखा हो, कई बार सस्पिशियस होता है तो अकाउंट कई बार लॉक हो जाता है तो उसकी रिकवरी करनी पड़ती है। तो पूछता है आपसे कि आपने इसे कई बार मल्टीपल टाइम्स आपने गलत पासवर्ड डाल दिया, तो आपसे पूछता है कि आप अपना कोई भी पिछला पासवर्ड डाल दीजिए, है ना, कोई भी पिछला पासवर्ड डाल दीजिए। तो हमें पता चल जाएगा कि आपको इमीडिएट लास्ट वाला अगर नहीं पता है जो आप भूल गए हो, अगर उससे पहले का ही पता है तो वो भी आप डाल के रिकवर कर सकते हो। दैट इज अ फैसिलिटी, जनरली आपको सोशल अकाउंट्स पे दिख जाती है। आई हैव एक्सपीरियंस इट इन फेसबुक पे ऐसा हो जाता है कई बार। तो आप पुराना कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए तो समझ जाता है कि ये आपका अकाउंट है, फिर वो आपको रीसेट पासवर्ड की स्क्रीन पे ले जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो पासवर्ड 30 दिन के बाद अगर कोई बंदा पासवर्ड डाल रहा है, चेंज कर रहा है, तो क्या वो पुराना कोई पासवर्ड हो सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट हमें करना है तो आप यस करेंगे, नहीं करना है तो आप उसको नो रख सकते हैं, यानी कि वो कोई भी पुराना पासवर्ड यूज कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, उसे हमें पासवर्ड रिस्ट्रिक्ट करना है, तो पुराने कितने पासवर्ड आपको रिस्ट्रिक्ट करने हैं, मतलब हम लास्ट के 3 पासवर्ड रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि लास्ट के 3 पासवर्ड जो उसने रखे थे वो यूज ना कर पाए। हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो यानी कि पिछले जो 3 पासवर्ड इसने बदले होंगे उसको ये दोबारा यूज नहीं कर पाएगा, उससे पहले का कोई भी पासवर्ड उसने डाला होगा तो वो यूज कर सकता है।
ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपने एक बार एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी कर दिया तो सारे फीचर आपको करने हैं। हर लाइन आइटम पे आपको यस नो की फिगर दिख रही है ना, तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। देन चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। चेंज पासवर्ड फर्स्ट लॉगिन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर को एक पासवर्ड बना के दे दिया और उसको बोला कि ठीक है आपका ये पासवर्ड है। जब वो सबसे फर्स्ट टाइम जो है अपना जो है लॉगिन करेगा अपने पासवर्ड से, तो उसको टैली बोलेगा कि आप अपना नया पासवर्ड डाल लीजिए। ठीक है, तो अगर आप वो फैसिलिटी चाहते हैं तो आप इसको यस कर लीजिए। इन केस अगर आप चाहते हैं कि जो यूजर है हमारा वो खुद अपना पासवर्ड चेंज कर पाए, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है ना कि 30 दिन बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो अगर पासवर्ड एक्सपायर होगा तो हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हम उसको ये भी फैसिलिटी दें कि वो खुद पासवर्ड चेंज कर सके। अदरवाइज क्या होगा, बार बार एडमिन को ही वो पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, अगर कोई यूजर पासवर्ड डाल भी देता है तो ऐसा नहीं है कि उसके पासवर्ड डाल देने के बाद से आप उसके पासवर्ड को रीसेट नहीं कर पाओगे। एडमिन के पास हमेशा राइट होगी कि वो बिना सामने वाली पार्टी का पासवर्ड जाने हुए उसके पासवर्ड को हटा सकता है, उसका यूजर हटा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। एडमिन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो हम यहाँ पे बहुत फ्रीली ये सारे चीजों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है तो एडमिन लॉगिन जो होगा उससे आप कुछ भी सही कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इसको यस कर दिया तो वो पासवर्ड को जो है वो चेंज कर सकता है। लेट्स से अभी के लिए हम इसको नो कर देते हैं फिलहाल के लिए, और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमने एक पासवर्ड पॉलिसीज पे एप्लीकेबल कर दी। अब आप देखोगे जो अभी हमने लास्ट ऑप्शन नो किया उसका इंपैक्ट क्या होगा जब मैं अभी यूजर बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आ रहा है चेंज पासवर्ड का ना, जब आप लास्ट वाला ऑप्शन यस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने एडमिन से खोला है तो मुझे ये सारे राइट्स हैं। अभी हम जब नया यूजर बनाएंगे तब हम देखेंगे कि ये जो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है वो उस यूजर के पास नहीं आ रहा होगा। तो इन केस अगर उसका पासवर्ड 30 दिन बाद एक्सपायर हो जाता है तो एक दिन पहले उसे पता चल जाएगा, क्योंकि सॉरी 3 दिन पहले उसे पता चल जाएगा, हमने 3 दिन वहां लिखा हुआ है। तो 3 दिन पहले उसे पता चलेगा तो वो पासवर्ड चेंज करना चाहेगा, वो चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो कंपनी बटन पे जाएगा तो यहाँ पर उसे चेंज पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो इसी ऑप्शन को देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड पॉलिसी में सबसे आखिरी वाला, इस ऑप्शन को हम यस कर देते हैं, ताकि जब भी पासवर्ड अगर एक्सपायर हो रहा है और उसको नोटिफिकेशन मिल रही है तो वो खुद उस पासवर्ड को क्या कर सके, चेंज कर सके। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन एंड पासवर्ड पॉलिसी। नाउ वी कम टू द यूजर क्रिएशन, कि किस तरीके से यूजर जो है वो क्रिएट करे जाते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 3 यूजर लेवल होते हैं टैली के अंदर। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे यूजर रोल्स आपको दिख रहा है, या हम पहले डायरेक्ट यूजर ही बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूजर्स एंड पासवर्ड पे जाते हैं, देन वी विल कम टू द यूजर रोल्स एक्चुअली। तो यूजर एंड पासवर्ड पे गए। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ लेवल्स क्रिएट होते हैं टैली के अंदर, जैसे कि डेटा एंट्री, ओनर्स, टैली.नेट ऑडिटर, टैली.नेट ओनर, टैली.नेट यूजर। अब ये डिफरेंस क्या है, 3 यूजर टैली.नेट के दिख रहे हैं, 2 यूजर आपको सिर्फ नॉर्मल डेटा एंट्री और ओनर के दिख रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, पहले हमें ये समझना है। हम कोई भी यूजर अगर इसलिए बना रहे हैं ताकि वो टैली को इंटरनेट के माध्यम से यूज कर सके, या इंटरनेट के का इस्तेमाल करके वो उसमें से रिपोर्ट या डेटा एक्सेस कर सके। या फिर हम कहें जो टैली की डॉटनेट सर्विसेज होती हैं, टैली की डॉटनेट सर्विसेज ब्रॉडली क्या आएगा, रिमोट एक्सेस आ जाएगा, ब्राउजर एक्सेस आ जाएगा, एंड देन सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो यूजर बना रहे हैं वो इन 3 पर्पस के लिए बना रहे हैं, या तो हमें उस यूजर को ब्राउजर एक्सेस देना है, ब्राउजर एक्सेस का मतलब टैली की रिपोर्ट्स को ब्राउजर पे एक्सेस कर सके। उसको हम रिमोट एक्सेस का फीचर देना चाहते हैं ताकि वो ऑल अक्रॉस लोकेशन कहीं पर भी रहे वो वहां से हमारे डेटा को एक्सेस कर सके। या फिर हम चाहते हैं कि वो डेटा सिंक कर सके, यानी कि ब्रांचेस को चाहते हैं कि वो हमारे एचओ में डेटा सिंक करे और एचओ चाहता है कि कहीं और डेटा सिंक करना, तो वो कर सके। तो इन 3 मेजर ऑपरेशंस के लिए हमें इन यूजर्स का इस्तेमाल करना होता है टैली.नेट का। तो टैली.नेट ऑडिटर, ओनर, दे हैव ऑलमोस्ट फुल राइट्स, एंड यूजर अगेन उसको लिमिटेड राइट्स होती हैं। डेटा एंट्री और ओनर, ये जो 2 यूजर रोल हैं, ये बेसिकली यूज होते हैं लैन के लिए। ठीक है, आप अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे मल्टीपल यूजर्स हैं, तो वो तो जनरली इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे, वो तो आपके लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक्सेस करेंगे। तो जनरली एक नॉर्मल यूज केस में हम वहां पे हम डेटा एंट्री और ओनर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें फुल राइट देनी है तो हम उसको ओनर के लेवल पे डिफाइन करेंगे। अगर हमें डेटा एंट्री के लेवल पे देना है तो हम यहाँ पे डेटा एंट्री का यूजर एक बना के दे देंगे उसको। ठीक है, सो लेट्स से अगर मुझे यहाँ एक यूजर बनाना है डेटा एंट्री के लेवल का,
तो मैं यहाँ पे डेटा एंट्री सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद यूजर नेम डालूंगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा ए। आई एम जस्ट कीपिंग इट शॉर्ट क्योंकि बार बार हमें लॉग आउट लॉग इन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यूजर आईडी पासवर्ड जो है सेम रख रहा हूँ। सिमिलरली आप यहाँ पे कोई पासवर्ड देना चाहें तो वो पासवर्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जब आप F12 करोगे तो F12 में आपको दो ऑप्शन आएगा, यूजर स्टेटस और पासवर्ड पॉलिसी। तो आप इसको यस कर दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड देना चाहते हैं, तो हमने 4 डिजिट का दिया था, तो हमने यहाँ पे ले दिया 2222, एंटर। अब यूजर स्टेटस क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हम नया यूजर बना रहे हैं तो वो एक्टिव ही होगा। इन केस अगर आपका फॉर द टाइमिंग आप चाहते हैं कि कोई यूजर हम उसको एक्सेस नहीं देना चाहते, तो आप उसके लॉगिन को यहाँ से इनएक्टिव भी कर सकते हो, ताकि वो यूजर जो है टैली का डेटा ना एक्सेस कर सके, एटलीस्ट अपने लॉगिन से तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको एक्टिव रखते हैं। दूसरा, इसके ऊपर क्या पासवर्ड जो पॉलिसी हमने बनाई थी वो एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। तो स्पेसिफिक यूजर लेवल पे भी आप पासवर्ड पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो ओवरराइड कर सकते हो कि वो लगेगी या नहीं लगेगी। तो क्योंकि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो इसके लिए हम इसको यस कर दे रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ से एंटर किया तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, ये हमें आगे नहीं जाने दे रहा है, ब्राउजर, रिमोट एक्सेस या लोकल टीडीएल फाइल पे नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। क्यों नहीं जाने दे रहा है अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए हम ओनर की प्रोफाइल एक बनाना चाहते हैं। ओनर हमने लिया बी, पासवर्ड हमने दिया, एक काम करते हैं इस पे 1111 देते हैं और या फिर सेम कर देते हैं वरना भूल जाएंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। यूजर रोल एक्टिव है लेकिन पासवर्ड पॉलिसी हम इस पे नहीं लगाना चाहते, ठीक है, क्योंकि वो ओनर है, ठीक है। जनरली उसको वो उतना डेटा एंट्री नहीं करेगा, तो हो सकता है कि वो बार बार पासवर्ड रीसेट करना, ये करना, वो सब ना कर पाए। तो हमने एक ओनर इसलिए बना दिया कि हो सकता है कि जो एक्चुअल ओनर है कंपनी का उससे नीचे कोई हो, उसको भी उतनी ही राइट्स हो, लेकिन उसको पासवर्ड पॉलिसी के थ्रू ही वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई पासवर्ड पॉलिसी को नो कर दिया, यानी कि जो डेटा एंट्री का बंदा है उसके ऊपर तो पासवर्ड पॉलिसी लगेगी, लेकिन जो ओनर है उसके ऊपर पासवर्ड पॉलिसी नहीं लगेगी। नाउ आई कम टू दिस tally.net ओनर। tally.net ओनर में क्या होता है, हम जब यूजर नेम बनाते हैं तो हमें ईमेल आईडी के थ्रू उसका एक्सेस देना होता है, ठीक है। सो लेट्स से मान लीजिए हम इस आईडी पे इसको एक्सेस देना चाहते हैं। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधे आपको इस डिटेल पे ला रहा है, अलाउ ब्राउजर एक्सेस, अलाउ रिमोट एक्सेस, अलाउ टीडीएल फाइल। क्योंकि मैंने बताया था जब भी हम tally.net की कोई सर्विस यूज करते हैं विच इज बेसिकली रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस और सिंक्रोनाइजेशन, तो उस केस में हमें इस tally.net यूजर को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हमें ब्राउजर एक्सेस देना है तो हम इसको यस करेंगे, रिमोट एक्सेस का भी फीचर देना है तो इसको यस करेंगे, एंड लोकल टीडीएल फाइल जो है उसका भी एक्सेस देना है तो हम इसको इनेबल करके हम सेव कर सकते हैं। तो ये हमने 3 यूजर जो है डिफरेंट लेवल के हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए, एक डेटा एंट्री का, एक ओनर का और एक tally.net ओनर। डिफरेंस हमने देखा, पासवर्ड पॉलिसी किसी पे अप्लाई करनी है नहीं करनी है, तो अगेन वो आपको F12 करके यहाँ से देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर पासवर्ड पॉलिसी एक्टिवेटेड है और किसके ऊपर पासवर्ड पॉलिसी एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है पासवर्ड पॉलिसी के थ्रू जो है इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट द यूजर्स। So owner, data entry and .NET users. We have seen the differences between these three कि किस तरीके से हम जो है इन तीनों को मैनेज कर सकते हैं। Now we come to define role based access. So कंपनी में कई रोल होते हैं, ठीक है। एक कंपनी में डेटा एक्सेस करने के कई लोग होते हैं, उनके डिफरेंट रोल्स होते हैं और हम चाहते हैं कि उन रोल के हिसाब से हम जो है उनको एक्सेस दें इसका, ठीक है। तो एक तो हमने बेसिकली 3-4 रोल तो हमारे पास ऑलरेडी है, ओनर का है, डेटा एंट्री का है, tally.net ओनर है, tally.net ऑडिटर है और tally.net यूजर है। हम एडिशनल भी बना सकते हैं और अपने हिसाब से हम उनको एक्सेस डिफाइन भी कर सकते हैं, कितना अलाउ होगा, कितना चीज डिसअलाउ होगा। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल गो इन कंपनी और यहाँ पे हम आएंगे यूजर रोल्स पे। सो जब आप यूजर रोल पे जाएंगे तो आप देखेंगे वही 4 डिटेल्स हमें यहाँ पे दिख रही है। ओनर नहीं दिख रहा है क्योंकि ओनर को कोई जो है अलग से रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है बाय डिफॉल्ट, आपको उसके लिए अप्लाई करनी पड़ती है। आप डेटा एंट्री पे जाएंगे तो डेटा एंट्री में आप देखेंगे कि जो बेसिक फैसिलिटी है वो डेटा एंट्री की है और ये सारी चीजें डिसअलाउ है और ये सारी चीजें अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या क्या चीजें आपको डेटा एंट्री के अंदर डिसअलाउ करना है, वो आपको इस तरफ मेंशन कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो आपको डिसअलाउ
जो है उसको आपको री इनेबल करना है, या फिर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली उसको कोई चीज री इनेबल करके देनी है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फैसिलिटी वाइज, मतलब कौन सी फैसिलिटी उसको एक्सेस देनी है, कौन सी नहीं देनी है, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पर आते हैं और एक नया यूजर रोल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमने दिया यहाँ पे लेवल 2। हमने एक लेवल 2 का जो है यूजर रोल तैयार कर लिया। ठीक है, या लेवल 2 DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब लेवल 2 DEO जो है, इसकी बेसिक फैसिलिटी क्या है? तो इसकी बेसिक फैसिलिटी होगी किसकी? डेटा एंट्री की। तो होगा वो डेटा एंट्री वाला ही बंदा। तो डेटा एंट्री के ऊपर जो जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, जो अभी हमने पिछली स्क्रीन पर देखी थी कि वो क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो सारा का सारा इसके ऊपर क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन अभी हम लोग ये ऊपर के ऑप्शंस जो है इनको हम अभी देखेंगे। ठीक है, पहले हम अलाउ डिसअलाउ पे आते हैं। अब मान लीजिए क्योंकि ये डेटा एंट्री का बंदा है और हमें कुछ चीजें वहां पे ऑलरेडी डिसेबल थी, जो हमें यहाँ पर भी डिसेबल हो जाएंगी। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी गो इनटू दिस यूजर एंड पासवर्ड। एंड यूजर एंड पासवर्ड में ये जो हमने ए नाम का यूजर बनाया था, इसके नीचे एक नया यूजर ऐड कर लेते हैं जो कि लेवल 2 DEO का होगा। तो लेवल 2 DEO के अंदर हमने बना लिया DEO और इसका पासवर्ड दे दिया 1111 एंड नाउ सेव इट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कंपनी को बंद करते हैं और अब डेटा एंट्री के पासवर्ड से हम इसको ओपन करते हैं। तो पासवर्ड वाज DEO। ठीक है, एंड सॉरी, यूजर नेम वाज DEO, पासवर्ड वाज 1111। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं जो हमने सेट किया था वहां पे कि यूजर अपना जो पासवर्ड है वो जो है आपका पासवर्ड चेंज करेगा फर्स्ट लॉगिन पे। तो जैसे ही हमने फर्स्ट लॉगिन किया, यहाँ पे पुराना पासवर्ड पूछ रहा है, तो पुराना पासवर्ड वाज 1111। देन नया पासवर्ड। अब नया पासवर्ड की जो पॉलिसी है वो नीचे से दिखेगी, यानी कि शुड बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स एंड कंटेन एटलीस्ट 4 नंबर्स। तो 4 ये मिनिमम की रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा रखना चाहे तो ज्यादा भी रख सकता है। मिनिमम 4 कैरेक्टर और उसमें 4 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से हमने इसको 2222 कर दिया। ठीक है, और उसको कंफर्म करके हमने सेव कर दिया। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स जो है वो बंद हो गए। ठीक है, जैसे अल्टर बटन यहाँ पे नहीं है, क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, बट अल्टर का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो गई। ट्रायल बैलेंस नहीं दिख रहा है आपको, इन्वेंट्री की कोई रिपोर्ट आपको नहीं दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट नहीं आ रहा है, PNL नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीजें क्योंकि ऑलरेडी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो लेवल होती है उसके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो जैसे ही हमने वहां पे यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर किया, ऑटोमेटिकली वो सारे रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लग गए, जबकि हमने नीचे अलाउ और डिसअलाउ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गो एंड गिव दिस यूजर डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्यू फैसिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करना पड़ेगा हमें एंड वील अगेन गो टू दिस एडमिन लॉगिन। ठीक है, तो एडमिन लॉगिन पे जाने के बाद हमने यहाँ पे यूजर ओपन किया, यूजर रोल्स, लेवल 2 DEO। तो यहाँ पे हमने ना तो कुछ अलाउ डिसअलाउ किया है ना कुछ अलाउ किया है, लेकिन यहाँ डेटा एंट्री सेलेक्ट करने की वजह से सारा अलाउ और डिसअलाउ उसके ऊपर अप्लाई हो गया है। नाउ वी कम हियर। अब हम यहाँ पे इसको राइट देना चाहते हैं, तो विल कम दिस साइड। हमें क्या चीज री इनेबल करनी है। ठीक है, ये तो डिसअलाउ की है, ये री इनेबल की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देना चाहते हैं, लेट्स से वी वांट टू गिव हिम द फुल एक्सेस टू बैलेंस शीट, you want to give him the full access to day book, you want to give him the full access to accounting master। ठीक है, इन्वेंट्री का हम एक्सेस अभी उसे नहीं देना चाहते, तो इसलिए हमने उसको रोक दिया। तो हमने 3 चीजों की एक्सेस दे दी, एक बैलेंस शीट की, एक डे बुक की, और एक हमने दे दिया उसको अकाउंटिंग मास्टर्स का। नाउ व्हाट विल डू, वी विल अगेन गो एंड ओपन इट विद द DEO पासवर्ड 2222। ठीक है, अच्छा, ये जो बीच में आपको आइकन दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्ट कंपनी कनेक्ट पे लगा रखी है, इसलिए जैसे ही वो स्टार्ट होती है कंपनी तो सीधे कनेक्ट होती है। दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग 1 or 2 seconds टू लोड। नाउ यू कैन सी, अभी तक जहां पे अल्टर और क्रिएट अल्टर ऑप्शन नहीं आ रहा था, वहां अल्टर का ऑप्शन आ रहा है, और क्रिएट में भी यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि आपको क्या चीज क्रिएट करना है, वो चीज भी आपको दिख रही है। साथ में डे बुक का एक्सेस आपको दिख रहा है।
इसके साथ बैलेंस शीट का एक्सेस भी आपको यहाँ पर मिल गया है। तो जिस तरीके से आप एक्सेस वहां पर डिफाइन करेंगे वो डिटेल यहाँ पर क्या हो जाएगी, अप्लाई होती चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे तो अभी भी इसको ट्रायल बैलेंस का एक्सेस नहीं है, क्योंकि हमने वहां से उसको ट्रायल बैलेंस का एक्सेस नहीं दिया था। एंड इन्वेंटरी रिपोर्ट्स आर आल्सो नॉट देयर। So that's how you can restrict the user or allow a user the facility which suits to his profile. जो उसकी प्रोफाइल को सूट करता है आप उसके हिसाब से उसको एक्सेस दे सकते हैं। जैसे सेल्स का बंदा है तो उसको ऑर्डर की डिटेल का एक्सेस दे सकते हैं, कस्टमर की जो है लेजर का एक्सेस दे सकते हैं ताकि वो उसकी लेजर को एक्सेस करके उसकी आउटस्टैंडिंग निकाल सके। ठीक है, तो ये जो यूजर रोल्स है ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि जब आप यही इम्प्लीकेशंस आप ब्राउजर पे करोगे, यानी कि आपका कोई कलेक्शन का बंदा है वो फील्ड में है, तो वो अपने मोबाइल पे ही उस पर्टिकुलर पार्टी का लेजर देख के उसकी आउटस्टैंडिंग वहां से निकाल सकता है, या पीडीएफ में डाउनलोड करके उसको व्हाट्सएप पे या मेल पर सेंड कर सकता है। तो ये जो यूजर कंट्रोल है ये काफी हेल्पफुल है, सिर्फ लोकल यूजर्स के लिए नहीं बल्कि जो ब्राउजर पे भी एक्सेस कर रहे हैं रिपोर्ट्स को उनके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, so that's how we can define, allow or disallow this particular functionality which is based on their roles. तो उनके रोल के बेस पे जो भी फंक्शनैलिटी है उसके बेस पे हम उसको अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। Now we move to the backdated access, और इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं वो भी हम इसके अंदर इसको देखेंगे। तो let's come back to this admin login actually। तो अब हम इसको एडमिन लॉगिन से ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये एडमिन लॉगिन से हमने ओपन किया, सारी रिपोर्ट्स हमें सब दिख रही है, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। नाउ आई विल गो टू दिस यूजर रोल एंड अंडर दिस यूजर रोल आई विल अगेन कम टू दिस लेवल 2 डीईओ। अब लेवल 2 डीईओ में हमने ये चीजें देख ली कि क्या डिसअलाउ करना है क्या अलाउ करना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर इन चीजों को देखेंगे विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहली चीज आ रही है आपके सामने कि आप बैकडेटेड एक्सेस को रोकना चाहते हैं क्या। ये काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है कोई भी, और सबसे बड़ा अकाउंटिंग लाइन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है रिसोर्स टर्नओवर का। मतलब रिसोर्स आता है फिर छोड़ के चला जाता है, स्पेशली जो डेटा एंट्री लेवल पे जो लोग होते हैं वो उतने लॉन्ग रन में काम नहीं करते है ना, उनको जरा सा भी कहीं अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ के चले गए। अब दूसरा बंदा आया, वो हो सकता है उतना प्रोफिशिएंट ना हो, जल्दी जल्दी में उसने कोई बैकडेटेड ट्रांजेक्शन पास कर दिया या कुछ मॉडिफिकेशन हो गया गलती से, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। ठीक है, दोनों के इम्पैक्ट सेम होंगे, चाहे सामने वाले ने इंटेंशनली किया हो चाहे अनइंटेंशनली किया। सो दिस two lines with the days allowed for backdated voucher and cutoff date for backdated voucher, this will help a person or a business owner or a accounts manager कि वो backdated access को रोक दे, और अगर access रुक जाएगा तो उसके अंदर modification और creation भी जो है वो automatically रुक जाएंगे। अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम ये देख सकते हैं कि हमें कितने दिन के बाद का access रोकना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी पॉलिसी हो सकती है कि हम क्वार्टरली जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली हमें टारगेट सेट करने होते हैं, क्वार्टरली हमें अचीवमेंट पब्लिश करनी होती है, क्वार्टरली हमारी जो है मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। तो क्वार्टरली हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज करते चले जाते हैं। तो बैकडेटेड एक्सेस हम चाहते हैं कि वो 90 डेज के लिए अलाउ हो। ठीक है, यानी कि 3 महीने के लिए वो अलाउ हो। तो अगर हम दिन के हिसाब से जाना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो दिन है उस हिसाब से हम चलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30 डेज, यानी कि 30 दिन तक, यानी कि जो करंट डेट है, जो आपकी लास्ट वाउचर एंट्री होगी टैली के अंदर, उस लास्ट वाउचर एंट्री से 30 दिन पीछे का, या मान लीजिए 1 क्वार्टर का हमें देना है, तो 90 डेज पीछे की हम एंट्री ट्रांजेक्शन को जो है हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसमें उसको अलाउ कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कंप्लीटली चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं कि कोई बंदा ना तो देख पाए और ना ही उसमें कोई अल्टरेशन कर पाए, बट ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है। तो हमें एक्सेस क्या देनी होती है, हमें एक्सेस ये देना होता है कि वो बंदा देख तो ले लेकिन अल्टरेशन या कोई नया क्रिएशन ना कर पाए। क्यों? क्योंकि कई बार होता है पार्टी उठ के बोलती है भाई हमें हमारा वो जो पुराना महीने का बिल था वो हमसे मिस हो गया, आप उसका प्रिंट आउट हमें दे दो। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको उस वाउचर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। तो लॉजिकल ये है कि हम बैकडेट एक्सेस तो रोक दें, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर करें कि वो एटलीस्ट देख पाए और उसमें कोई अल्टरेशन वगैरह कुछ ना कर पाए। ठीक है, तो हम फिलहाल पहले लाइन आइटम को लेके चलते हैं। हमने 90 दिन का जो पीरियड है उसको हमने जो है यहाँ पे लॉक कर दिया। ठीक है, एंड नाउ आई एम सेविंग इट। यहाँ पे ये ऑप्शन यस होने की वजह से बार बार कंपनी जो है वो
कनेक्ट हो रही थी, ठीक है। सो लेट्स से मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे सेट करने के बाद आपको जो दूसरी चीज ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पहले मैं आपको फुल एक्सेस पे क्या इंपैक्ट है वो दिखाता हूँ एंड देन मैं आके दोबारा इसको चेंज करूंगा। तो लेट्स से मैंने इसको फुल एक्सेस किया और फुल एक्सेस के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे बैक डेटेड वाउचर। यानी कि आपको इस लेवल 2 डीईओ पे जो भी बंदा काम करेगा, जो भी यूजर आईडी लेवल 2 डीईओ पे टैग होगी, उस यूजर को अलाउ नहीं है कि वो 90 दिन से पुराने जाके वाउचर को अल्टर कर सके। अब क्योंकि हमने फुल एक्सेस बंद कर दिया है तो फुल एक्सेस का मतलब ये है कि वो उसको ओपन भी नहीं कर पाएगा, वो उसको ओपन भी नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या आता है पहले एंड देन वी विल कम बैक एंड रिजॉल्व दिस। सो लेट मी reopen this company with DEO 2222. तो you can see ये हमारी डेबुक है, दिसंबर महीने की सारी ट्रांजेक्शन है, राइट फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर है। तो हम 90 डेज पीछे जाएंगे तो दिसंबर गया, नवंबर गया, अक्टूबर गया। हम एक काम करते हैं, हम जुलाई मंथ की डेबुक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 जुलाई की डेबुक हमारे सामने आ गई, ठीक है। 1 सेकेंड। Sorry, there was someone on door actually. I had to respond. Okay, so what I had done कि मैंने 90 दिन का एक्सेस रोक दिया। दिसंबर जो है वो मेरी ट्रांजेक्शन की लास्ट डेट थी, उससे 90 दिन का पुराना एक्सेस मैंने रोक दिया है। अभी मेरे सामने जो डेबुक मैं ओपन कर रहा हूँ वो लेट्स से मैं जून महीने के ओपन कर लेता हूँ ताकि 90 दिन से हम काफी पीछे आ जाएं, ठीक है। अब आप देखेंगे मैं किसी वाउचर पे एंटर करूंगा तो ये मुझे बोल रहा है आपको एक्सेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्यों एक्सेस अलाउ नहीं है? क्योंकि आप 90 दिन से पीछे गए हो और 90 दिन से पीछे जाके आप वाउचर का फुल एक्सेस आपको नहीं है। बट लॉजिकल नहीं है ना। मान लीजिए मैं अगर सेल्स पे जाऊं और मुझे ये पर्टिकुलर वाउचर सिर्फ देखना है, किसी को डिटेल बतानी है, किसी को प्रिंट आउट देना है, तो व्हाट आई विल डू, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको एडमिन से ओपन करेंगे, ठीक है। एडमिन से ओपन करने के बाद कंपनी में जाएंगे और यहाँ से यूजर रोल्स L2 DEO और सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे फुल एक्सेस हमने रोक दिया था बैक डेटेड वाउचर का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोकेंगे सिर्फ किसके लिए, क्रिएट एंड अल्टर के लिए। यानी कि सिर्फ क्रिएट और अल्टर रुकेगा, बाकी उसके अलावा आप जो चाहे वो वाउचर आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन लेट मी ओपन इट। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस करते हैं, जून महीने की डे बुक को एक्सेस करते हैं यहाँ से। तो अब आप देखेंगे कि हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो अगेन इट इज नॉट अलाउइंग अस टू एक्सेस। क्यों? क्योंकि टैली में बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि जब आप किसी वाउचर पे एंटर करते हैं तो वो सीधे अल्ट्रेशन मोड में खुलता है, ठीक है। लेट मी शो इट टू यू फॉर दिसंबर मंथ। लेट्स से हम दिसंबर महीने की मैंने कोई एक ट्रांजेक्शन ओपन करी तो ये देखिए ये सीधे किस मोड में खुल रहा है, अल्ट्रेशन मोड में खुल रहा है। और जबकि अल्ट्रेशन हमने क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है, ठीक है। अल्ट्रेशन हमने बंद किया हुआ है। अब आप कहोगे इसको देने का फिर फायदा क्या हुआ? तो व्हाट विल डू, जब हमें उस पर्टिकुलर वाउचर को सिर्फ देखना है, ठीक है, लेट्स से हमें इस वाउचर को देखना है और प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे ऑल्ट इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग जस्ट एंटर, व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रेस ऑल्ट एंड एंटर, ठीक है। और ऑल इंटर करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से इस वाउचर को आप प्रिंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी वाउचर का प्रिंट अगर अलाउ करना है, प्रीव्यू अलाउ करना है, लेकिन आप क्रिएशन डिसअलाउ करना चाहते हैं, अल्टरेशन डिसअलाउ करना चाहते हैं, तो आप बैक डेटेड में इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। इवन प्रीव्यू भी आप रोक सकते हैं, है ना। प्रीव्यू अगर आप एक्सेस नहीं देंगे प्रीव्यू का तो प्रीव्यू का एक्सेस उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, डेट वाइज देखते हैं। जो कट ऑफ डेट का एक ऑप्शन आ रहा था उसका इस्तेमाल कैसे करना है हमें।
सो विल गो इन दिस यूजर रोल्स। अब यूजर रोल के अंदर क्या है, यहाँ पे आप देखिए आपको दिया हुआ है कि कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर। एक तो था दिन की, पर्टिकुलर दिन हमें पता चल गया, और उस दिन के आगे जो है ये नहीं होना चाहिए, उतने दिन के बाद जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम एक स्पेसिफिक डेट भी दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि हम क्वार्टरली जो है वो बैलेंस शीट और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनल करते रहते हैं, ताकि हमारी जो मीटिंग्स होनी है, जो भी होना है, उसमें हम वैल्यूएबल स्टैटिक्स रख सके और सारी चीजें कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि हर जगह क्वार्टरली होगा। कोई चाहेगा कि हमारा एक साल पुराना जो डेटा है, मतलब पिछले फाइनेंशियल का जो डेटा है, उसमें कुछ ना हो। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए, उसके बाद वो अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे केस में है कि मैं आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मान लेते हैं। तो मैं चाहता हूं सितंबर के बाद का जो भी डेटा है, मतलब सितंबर के बाद का जो डेटा है वो तो अल्टरेशन के लिए खुला रहे, लेकिन सितंबर के पहले का जो डेटा है उसमें जो है कोई भी चेंजेस ना हो पाए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं करना, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर 2021 वो डेट है जिसके पहले की जो ट्रांजेक्शन्स है, यानी कि 29 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर, आप उसमें कोई चीज चेंजेस नहीं कर पाओगे, और राइट्स यही आपको मिलेंगे, क्रिएट एंड अल्टर वाले, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, मान लीजिए 30 सितंबर हमने दे दिया, अकेले 30 सितंबर आप इसको रखेंगे और इसको आप 0 कर देंगे ना, दैट कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट वर्क। कई बार लोग कंफ्यूजन कर देते हैं इस तरीके से, और उसको 0 कर देंगे और उसको 30 सितंबर कर देंगे, दैट कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट वर्क। आपको ये बताना पड़ेगा कि 30 सितंबर तक आपने तो ले रखा है, ठीक है, जनरली, लेकिन आपको एक नंबर ऑफ मिनिमम डेज भी देने पड़ेंगे इसके साथ, कि आप कितने दिन का बैक डेट एक्सेस डेट वाइज भी लगाना चाहते हैं, ऐसा लगाना चाहते हैं। अगर आपको साल भर खुला रखना है, लेकिन आप फिर भी नहीं चाहते कि 30 सितंबर से पीछे कोई ट्रांजेक्शन जाए, तो आप इसको 365 दिन लिख दीजिए। लेट्स से यहाँ पे मैंने 365 दिन लिख दिया, तो ये 365 दिन के लिए ओपन तो है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के आगे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको नहीं चेंज करने देगा, यानी कि यहां आप जो भी नंबर लिखेंगे ये इसको सुपरसीड कर जाएगा, ठीक है। तो मैं लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 90 डेज, तो हमने पहले लिखा था, तो हम 3 महीने के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, आप हर बार चेंज तो करोगे नहीं, तो हमने इसको ऐसा बना दिया कि ये हर 3 महीने के लिए ओपन रहेगा और पिछले क्वार्टर के लिए बंद हो जाएगा। तो हमने यही किया, हमने अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 क्वार्टर का हमारा जो डिटेल है वो फाइनलाइज हो चुका है, तो हमने यहाँ पे 30 सितंबर डाल दिया। अब अभी भी दिन बचे हुए हैं हमारे क्वार्टर में, भी दिसंबर में कम से कम 5-6 दिन बचा हुआ है, 25 दिसंबर तक के ट्रांजेक्शन है इसमें। तो हम ये चाहते हैं कि पिछले 3 महीने में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हो वो जो है इसमें अलाउड हो, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 दिन, क्योंकि अगर 25 तारीख से हम 90 दिन लेंगे तो डेफिनेटली सितंबर के में भी 3-4 दिन आ जाएंगे, तो ये वहां नहीं जाने देगा, ये आपको 30 सितंबर पे ही रोक देगा, यानी कि आप 1 अक्टूबर और उसके बाद के ही ट्रांजेक्शन में चेंजेस कर पाएंगे। 90 डेज की जो लिमिट है वो सुपरसीड कर जाएगी कट ऑफ डेट से, यानी कि कट ऑफ डेट जहां पे आ रही होगी वहीं तक रुकेगा, 90 डेज का मतलब वो पीछे तक नहीं जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से हमने इसको अप्लाई कर दिया तो हमने 90 डेज है, लेकिन नीचे हमने 30 सितंबर लिखा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स ओपन दिस पर्टिकुलर थिंग विथ डीईओ, ठीक है। अभी आप देखोगे, तो डेबुक में गए हम, अभी आप देखोगे यहाँ पे आप कोई भी वाउचर ओपन करोगे तो अल्टरेशन के लिए ओपन करने देगा। अगर हम 90 डेज पीछे जाएं, क्योंकि अभी ये 27 तारीख ही हुई है, अभी दिसंबर में हमारे पास 3 दिन बचा हुआ है, अगर हम 90 डेज पीछे जाएंगे तो डेफिनेटली सितंबर के भी लास्ट के 2-3 दिन आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 90 दिन पीछे जाएंगे तो 90 दिन में हमें वो डेट वहां पर मिलेगी। लेट्स से लेट मी कैलकुलेट इट हियर, ताकि एग्जैक्टली जो फिगर आ रही है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं, जिससे कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आए। तो लास्ट वाउचर डेट फॉर अस इज 27 दिसंबर 2021, ठीक है। अगर इसमें हम 90 डेज माइनस करते हैं तो इट कम्स टू 28 सितंबर। तो 28 सितंबर की डेट है जो 90 दिन के हिसाब से आ रही है, लेकिन हमने रोका कितने पे, हमने रोक दिया है 30 सितंबर पे, यानी कि 30 सितंबर के ऊपर, यानी उससे पहले 27, 28, 29 पे कोई ट्रांजेक्शन अल्टर नहीं होना चाहिए। लेट्स चेक कि ऐसा होता है कि नहीं होता। ओके, सो लेट मी ओपन इट फॉर सितंबर मंथ। सितंबर मंथ का डे बुक हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे,
ये हमने सितंबर महीने के डेट्स ओपन कर लिए, ठीक है। अब 90 डेज के हिसाब से हमारे पास जो 30, 28 और 29 में जो ट्रांजेक्शन आ रही है, इसको हमें अलाउ होना चाहिए 90 डेज के हिसाब से, क्योंकि हमने देखा कि 90 डेज के हिसाब से 28 सितंबर की डेट आ रही है। तो व्हाट विल डू व्हेन आई प्रेस एंटर, इट विल नॉट अलाउ मी, क्योंकि 90 दिन तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन कट ऑफ डेट हमने 30 सितंबर दे रखी है। तो 30 सितंबर से ऊपर किसी भी हाल में नहीं जाने देगा। तो ये फ्लेक्सिबल भी है और रिस्ट्रिक्टेड भी है। फ्लेक्सिबल है 90 डेज के लिए, बट मैक्स टू मैक्स 30 सितंबर, उससे पूछे आप नहीं जा सकते। इसी तरह से मान लीजिए अब आपकी तीसरे क्वार्टर की भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइनल हो गई, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की फाइनल हो गई। तो आप जनवरी में क्या करेंगे, 90 डेज जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए और नीचे आप चेंज कर दीजिए 31 दिसंबर, दैट्स इट। तो आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेफ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम सितंबर की बजाय अक्टूबर में आते हैं, तो अक्टूबर में हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 अक्टूबर के ट्रांजेक्शन्स को हमें ये ओपन करने दे रहा है। जैसे हमने एंटर किया वो अल्ट्रेशन मोड में ओपन हो गया, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट जो 30 सितंबर की थी वो वहां पर है, एज इट इज है, और वो हमें अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक कंफ्यूजन हो जाता है जब हम ये सिक्योरिटी कंट्रोल कॉन्फ़िगर करते हैं, और स्पेशली जब हम कट ऑफ डेट वहां पे यूज करते हैं ना, तो वहां पे ये एक बेसिक कंफ्यूजन हमें रहता है, और इस वजह से कई बार इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो नहीं पाता है। तो जब हम कट ऑफ डेट को यूज कर रहे हैं तो हमें इस डेज अलाउड को भी यूज करना है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्या कितना भी दिन यहाँ पे अगर मैं 365 दिन भी डाल दूंगा तो 30 सितंबर से पीछे कोई भी ट्रांजेक्शन अल्टर नहीं होगा। नेक्स्ट वी कम टू अलाउ टू सेव रिपोर्ट्स फॉर दिस कंपनी, ठीक है। अलाउ टू सेव व्यू, तो सेव व्यू का ऑप्शन सभी को पता है कि हम कोई भी रिपोर्ट देख रहे हैं, टैली प्राइम का बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है कि हम उस रिपोर्ट की जो व्यू है उसको हम सेव कर सकते हैं, ताकि हमें दोबारा कॉन्फ़िगरेशन, न्यू कॉलम, ऐड कॉलम, डिलीट कॉलम, फिल्टर्स, ये सब बार बार ना लगाने पड़े। तो क्या आप इस यूजर को जो L2 DEO है, क्या उसको आप अलाउ करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते तो आप इसको नो कर दीजिए। तो ये क्योंकि क्रिएशन बंद हो गया तो डिलीट भी नहीं कर पाएगा वो। देन सेट अल्टर रूल फॉर प्रिंट बिफोर से। कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब जनरली हो जाता है, इंटेंशनली होगा या अनइंटेंशनली होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। कई बार हम वाउचर बना रहे हैं और वाउचर बनाने के वक्त हमने जल्दी जल्दी में सेव करने से पहले ही हमने क्या किया, उसको प्रिंट किया और हम वहां से एग्जिट कर गए। हमें ध्यान भी नहीं रहा कि हमने सेव किया था या नहीं किया था, और उस समय तो हमने बिल प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। जनरली किस तरफ मैं जा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हम एक वाउचर एंट्री पोस्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये हमने ले ली, सॉरी, कोर कंप्यूटर्स, ठीक है, और इसको ऑन अकाउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, मैंने इतना ही वाउचर अभी पोस्ट किया है और यहीं पे मैंने इसको प्रिंट किया और यहाँ से मैंने इसको प्रिंट ले लिया, ठीक है। लेट्स से प्रिंटर हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं सब। तो लेट्स से मैंने ये इसमें HP प्रिंटर नहीं शो कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं प्रिंट PDF ले लेता हूँ। इसकी जगह कोई भी पेपर हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम प्रिंट ले लेंगे। अब प्रिंट लेने के बाद जो है वहां पर होगा क्या, आपने यहाँ से इसको स्केप कर दिया मान लीजिए, ठीक है, इसको आपने स्केप कर दिया। अब स्केप करने के बाद क्या होगा, वो प्रिंट आउट तो निकल गया, आपके ध्यान में भी नहीं रहा कि आपको वो वहां पे क्या बोलते हैं, आपने सेव किया था नहीं किया था। तो हम इस तरह के इंसिडेंट्स को भी रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, ये ना हो, जब तक वो वाउचर पूरा सेव ना हो तब तक वो प्रिंट ना हो, ठीक है। हम अगर ये चाहते हैं कि जब तक वो वाउचर सेव ना हो तब तक वो चीज प्रिंट ना हो, तो इसके लिए हमारे पास वो ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। ओके, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो इसीलिए है कि अलाउ सेट एंड अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट बिफोर सेव। तो अगर आप प्रिंट बिफोर सेव बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब तक वो सेव ना करे तब तक वो प्रिंट ना हो, तो आप इसको यस कर दीजिए, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। अगर किसी स्पेसिफिक वाउचर के लिए करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक वाउचर को अलाउ कर सकते हैं या डिसअलाउ कर सकते हैं। अगर सभी के लिए चाहते हैं तो सभी रहने दीजिए। नाउ एक्सक्लूड ऑन अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है, डेटा एंट्री करते वक्त जो बंदा होता है वो जल्दी जल्दी में डिटेलिंग अगर नहीं डालनी होती है तो वो सीधे ऑन अकाउंट बिलिंग चढ़ा देते हैं, ठीक है। डेटा एंट्री किया, पैसा आया, उसको सीधा ऑन अकाउंट चढ़ाया। क्यों? क्योंकि अमूमन जो आउटस्टैंडिंग देखता है वो
मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ अमाउंट को देखता है, ठीक है, बिल डिटेल को बहुत कम रेफर करते हैं, उनको देर लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे इतना बैलेंस बच रहा है, इतना डेबिट बैलेंस है, मतलब इतना पैसा मुझे लेना है। जब एक्चुअल बिल बाय बिल पे जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो सारी पेमेंट जो है वो ऑन अकाउंट चढ़ी हुई है, पेमेंट नॉक ऑफ हुई नहीं है। और ये प्रैक्टिस कई बार चलती ही रहती है, साल दर साल चलती रहती है। फिर जब उनको पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तब तक काफी समय जो है निकल चुका होता है, ठीक है, और क्या काफी एफर्ट लगानी होगी उनको। तो इसको भी आप चाहें तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। इसको बंद करने पे क्या होगा, जब भी आप बिलिंग करेंगे या जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस पर ऑन अकाउंट का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। तो इसको हमने यस कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको डीईओ के अकाउंट से ओपन करते हैं। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे एक पेमेंट ले रहा हूँ कोर कंप्यूटर से 9000। आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस एंड न्यू रेफरेंस। तो उसको या तो नए रेफरेंस में डालिए, या अगेंस्ट रेफरेंस में, या एडवांस, मतलब कोई ना कोई एक रेफरेंस नंबर जनरेट होना चाहिए। बिना रेफरेंस नंबर जनरेट किए आप जो है इस ट्रांजेक्शन को सेव नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन स्टॉप दिस ऑन अकाउंट बिलिंग और ऑन अकाउंट पेमेंट रिसीट, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं, अलाउ कंपनी टू कनेक्ट। अगर हम चाहते हैं कि जो यूजर है वो कंपनी को कनेक्ट कर सके, कनेक्ट करके क्या करेगा, वो कनेक्ट करके 2-3 चीजें कर सकता है। जैसे वो कनेक्ट करेगा, सामने वाले बंदा ब्राउजर पे रिपोर्ट्स को एक्सेस कर पाएगा। जब यूजर कनेक्ट करेगा तो वो सामने वाला बंदा रिमोट एक्सेस कर पाएगा। जब वो कनेक्ट करेगा तब वो सिंक कर पाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि वो सारा काम वो ना कर पाए, तो आप यहाँ से कंपनी कनेक्ट का ऑप्शन जो है वो अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अलाउ कंपनी टू कनेक्ट कर देंगे, यस कर देंगे, तो वो कंपनी कनेक्ट हो जाएगी। आप नो कर देंगे तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो कंपनी बटन में जाके भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से डॉटनेट ऑथेंटिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि इसको कोई डॉटनेट ऑथेंटिकेशन जो सर्विसेज है वो नहीं यूज करनी है, तो वो भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज दिस सिक्योरिटी। बाकी ये जो लिस्ट आती है यहाँ पे, ये बहुत ही डिटेल्ड लिस्ट है। जाएंगे देखेंगे तो ये देखिए पूरा आई थिंक 20-25 के अराउंड अभी दिख रही है, 93 अभी नीचे है। तो अराउंड 110 के समथिंग फीचर्स हैं जो आप यूजर बाय यूजर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन आप चाहते हैं कंपनी के फीचर में कोई चेंज ना हो, जो F11 करके आता है, तो आप यहाँ से उसको भी बंद कर सकते हैं। आप कनेक्ट और डिस्कनेक्ट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कंपनी एक बार कनेक्ट हो गई है तो वो डिस्कनेक्ट ना कर पाए, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, मल्टी ब्रांचेस में सिनेरियो ये होता है कि यूजर ने कनेक्ट तो कर लिया, फिर किसी वजह से उसने कनेक्ट कर दिया, गलती से डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम वो गलती भी नहीं रखना चाहते हैं जब ओपन हो तो वो कनेक्ट रहे और कनेक्ट ही रहे जब तक टैली चले, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको डिस्कनेक्ट का फुल एक्सेस रोक सकते हैं, ताकि एक बार कंपनी कनेक्ट हो गई तो वो खुद जो है डिस्कनेक्ट ना कर पाए। ऐसे बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं, और ऑलमोस्ट सारे यूज केस जो है इसके अंदर कवर हो सकते हैं, ठीक है। Okay, so that's how we can allow and disallow the backdated access. Now, रिमोट एक्सेस और सिंक्रोनाइजेशन ये सब चीजें कैसे करनी है, तो वो भी मैंने आपको दिखाया, जो इस यूजर रोल के अंदर हमने देखा था। जो लास्ट के ऑप्शन मैंने आपको बताया, डॉटनेट ऑथेंटिकेशन और टू कनेक्ट, अगर हम इसको रोक देंगे तो इसके साथ साथ वो सिंक्रोनाइजेशन, रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस, ये सारी चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि अगर वो कंपनी कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो बाकी चीजें भी वो नहीं कर पाएगा। ओके, सो इसके अलावा कुछ एक दो चीजें और बता देता हूँ। जैसे टैली के अंदर एक नया फीचर दिया गया है यूजर मैनेजमेंट के अंदर, चेंज यूजर, ठीक है। अब ये चेंज यूजर क्या होता है? चेंज यूजर बेसिकली क्या होता है, लेट्स से मान लीजिए मैं अभी कंपनी ओपन है ना, एंड आई होप ये यूजर से ओपन है, डीओ मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर के लॉगिन से ओपन है, और मुझे जो है इसी समय मतलब बिना कंपनी क्लोज किए हुए मुझे एडमिन यूजर पे स्विच करना है, ठीक है। फॉर एनी पर्पसेस, हो सकता है कि पर्टिकुलर यूजर कोई काम कर रहा है और उस काम को करते करते उसे लगा कि ये चीज मुझसे नहीं हो रही है, इसी एक्सेस मुझे नहीं मिला हुआ है, तो आप जो है उसी सिस्टम पे अपना एडमिन लॉगिन करके उसको एक्सेस दे सकते हो, और दोबारा जो है आप उसको बंद भी कर सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए आपको कंपनी बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अभी बार बार कंपनी बंद करके ओपन कर रहा था, फिर यूजर लॉगिन कर रहा था, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई वॉज डूइंग इट इंटेंशनली ताकि आपको ये फीचर दिखा सकूं। सो कंपनी में गए, कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे चेंज यूजर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप चेंज यूजर पे जाइए। चेंज यूजर आने के बाद अभी हम एडमिन से ओपन है, ठीक है। अभी हम इसका यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं,
ठीक है, हम चाहते हैं इसको डीईओ से ओपन करना, तो हम चेंज यूजर नेम पे गए, जो ओपन होगा उसका नाम आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पे गए, यहाँ पे हमने लिखा यूजर नेम डीईओ, और अब उसका हम पासवर्ड डाल देंगे। तो अभी जो कंपनी ओपन हो गई ये डीईओ के अकाउंट से ओपन हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बिना कंपनी से बाहर निकले हुए ही हमने यहाँ पे इसका यूजर चेंज किया। अगर हमें वापस एडमिन पे जाना है तो हम यहाँ से चेंज यूजर पे जाएंगे, और चेंज यूजर में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन। अब ये वही कर पाएगा जिसको उसका पासवर्ड पता होगा। तो हमने दोबारा यहाँ पे एडमिन यूजर ओपन कर लिया और हमें सारे एक्सेस जो है वो दोबारा यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन हैव दिस चेंज यूजर थिंग। तो आज हमारा जो प्रेजेंटेशन था दैट वाज फॉर दिस यूजर मैनेजमेंट ऑप्शन। अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन हमने कवर कर लिए। हमने सबसे पहले पासवर्ड पॉलिसी देखी, किस तरह से एक्टिवेट करते हैं वो देखा, पासवर्ड पॉलिसी देखी, यूजर रोल देखा, यूजर एंड पासवर्ड देखा, चेंज पासवर्ड देखा, चेंज यूजर देखा। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो हमने कवर कर ली है। ओके, so that's it from my side. Now it's time to have the query.